हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देखो, मैं जस्ट थ्योरी के क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं बता रही हूँ। न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थ्योरी से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो वाले टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट टॉपिक तो आपका यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, फाइनेंस को मैनेज करने को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। किस तरीके से आप फंड्स को रेज कर रहे हो और फिर बाद में उन फंड्स को किस किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हो, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ वो लोग पूछते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेनली दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे फर्स्ट तो होता है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो लोग अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। एक फाइनेंस मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं, ठीक है, उसका या फिर फंक्शंस भी पूछ सकता है कि फाइनेंस मैनेजर के क्या फंक्शन होते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट उसका है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे फर्स्ट आपका एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट में देखो ये होता है कि कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल की कितनी नीड है फर्म को, ठीक है, उसका एस्टिमेशन करना, ठीक है। कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है फर्म को, उसका अंदाज़ा लगाना, ये काम होता है फाइनेंस मैनेजर का, ठीक है। सेकेंडली होता है प्रोक्यूरिंग द रिक्वायर्ड फंड्स, जो फंड्स उसने अब रेज कर लिए हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली यूज़ करना। थर्ड होता है आपका अलोकेशन ऑफ फंड्स को प्रॉपरली अलोकेट करना, ठीक है। फोर्थ आपका होता है मैनेजमेंट ऑफ करेंट एसेट्स, करेंट एसेट को जो आपकी फॉर्म में आपको पता है नॉन करेंट एसेट्स होती हैं, करेंट एसेट्स होती हैं, तो करेंट एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है। ये भी आपका फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। फिफ्थ होता है आपका फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंस के ऊपर पूरा कंट्रोल यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर रखता है, ठीक है, कि फाइनेंस को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, कहाँ से रेज किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट को कितना फंडिंग देना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें फाइनेंस को कंट्रोल करना, ये भी फाइनेंस मैनेजर का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस आप किस किस जगह से इकट्ठा कर सकते हो, रेज कर सकते हो, फंड्स कहाँ कहाँ से आप रेज कर सकते हो। ये चीज़ देखो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता ही होगी क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। फाइनेंस आप कहाँ से रेज करते हो, शेयर से, डिबेंचर्स से, ठीक है, आप लोन वगैरह लेते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इनको तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे आप फाइनेंस को किस तरीके से रेज करते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म, सेकंड है आपका मीडियम टर्म, थर्ड है आपका शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप लोगों को पता ही है, बेसिकली इसमें आप शेयर्स से पैसा रेज करते हो, डिबेंचर्स से पैसा रेज करते हो, लीज फाइनेंसिंग वगैरह करते हो, ठीक है। मीडियम टर्म में आ जाता है आपका, आप कमर्शियल बैंक से लोन वगैरह ले लेते हो, ठीक है, या फिर आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से आप लोन वगैरह लेते हो, ट्रेड बिल्स की डिस्काउंटिंग करवा लेते हो, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह से यहाँ पे आप पैसा रेज कर लेते हो, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यूज़ करते हो मीडियम टर्म में। और शॉर्ट टर्म में आपका देखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपका आपको लोगों को पता ही है, उसमें ओवरड्राफ्ट होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट वगैरह, कैश क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका ओनरशिप के बेसिस पे और कंट्रोल के बेसिस पे कि आप कौन कौन से तरीक़ों से फाइनेंस को रेज करते हो, ठीक है। तो एक आपको पता ही है ओनर्स फंड होता है, एक आपका बोरोड फंड होता है। ओनर्स फंड में आपका इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वेंचर फंड्स होते हैं, ठीक है। और बोरोड कैपिटल में आपका लोन्स होते हैं जो आप बैंक से लेते हो, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, पब्लिक डिपॉजिट से लेते हो, ठीक है। तो इसमें ये दो टाइप के होते हैं। फिर थर्ड होता है आपका सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे कि आप किस तरीके से, कौन से सोर्सेज से जनरेट कर रहे हो फंड्स को, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। इंटरनल में देखो आप रिटेन्ड आपका जो प्रॉफिट है उसको यूज़ करते हो फाइनेंसिंग के लिए अपने, ठीक है, या फिर अपने जो एसेट्स हैं जो कि आपकी यूज़फुल नहीं होते उनको सेल करके उनसे पैसा कमाते हो, ठीक है। और एक्सटर्नल में आप देखो इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हो, और वेंचर कैपिटल फंड से, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें एक जो लीज फाइनेंसिंग है आपका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है, ठीक है, फंड्स को रेज करने के लिए। ये वाला टॉपिक कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, इसमें देखो एक एसेट का ओनर अपनी एसेट को ना किसी और को यूज़ करने के लिए दे देता है, बदले में उससे कुछ पीरियोडिक रेंट लेता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई एसेट है तो आपने किसी और को दे दिया वो एसेट यूज़ करने के लिए कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, बदले में मुझे इसका रेंट दे देना, वो होती है आपकी लीज फाइनेंसिंग। इसमें देखो जो आपका ओनर होता है एसेट का उसको लीजी बोलते हैं, और जिसको वो अपना एसेट दे रहा है यूज़ करने के लिए वो लेसर होता है आपका, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। देखो लेसर आपका जो मतलब एसेट का ओनर होता है वो होता है, और लेसी आपका जो कि यूज़ कर रहा होता है उस एसेट को वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी पूछता है कि रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, रिटर्न के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो रिस्क देखो आपका क्या होता है, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में
जो आप कन्फ्यूज़न चल रही होती है कि प्रॉफिट होएगा कि नहीं, हमने जितना पैसा लगाया कि नहीं बिज़नेस में, आपको पता ही है, ठीक है, वो वापस आएगा कि नहीं, उस चीज़ को हम रिस्क बोलते हैं। वैसे ही रिटर्न होती है। देखो रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कुछ मनी मिलता है, ठीक है, उसे ही हम लोग रिटर्न बोलते हैं। अब रिस्क देखो कितने टाइप्स के होते हैं। रिस्क देखो 2 टाइप्स के होते हैं, आपके सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। वैसे ही आपका देखो जो रिटर्न है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो रिस्क में देखो जो सिस्टमैटिक आपके रिस्क होते हैं वो भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क देखो क्या होता है, मार्केट में देखो आपके जो स्टॉक प्राइजेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है, कभी अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं, कभी डिक्रीज हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी रिस्क आ जाता है, ठीक है। अगर स्टॉक प्राइजेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं तब तो आपको देखो प्रॉफिट मिलता है, अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक आपका मार्केट रिस्क होता है। सेकेंड आता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क में देखो, इसमें आपके देखो जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। थर्ड होता है आपका परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क में भी देखो आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि देखो अगर आपके गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है, कभी कभी डिक्रीज हो जाता है, तो इसमें आपकी जो परचेजिंग पावर है उसमें रिस्क होता है, ठीक है। आपके जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्राइस में ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क में देखो आपका ना बाहर के फैक्टर्स आपको अफेक्ट नहीं कर रहे होते, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के खुद के फर्म के फैक्टर्स से अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो बिजनेस रिस्क होता है आपका खुद की, आपकी अगर बिजनेस की एक्टिविटीज़ सही नहीं चल रही है उसकी वजह से आपको रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क भी देखो आपकी फर्म के ऊपर ही डिपेंड करता है, बाहर के फैक्टर्स इसमें अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। आपके अंदर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपके फर्म की, उसकी वजह से भी आपको रिस्क हो जाता है कई बार, ठीक है। आपके पास अगर फाइनेंस की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ रिस्क हैं, ठीक है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न आपका कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्स एंटी रिटर्न और एक्स पोस्ट रिटर्न, ठीक है। एंटी रिटर्न में देखो आपका क्या होता है, इसमें देखो आप पहले से ही अंदाज़ा लगाते हो कि उस जो अभी आपने मतलब इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, और किसी इवेंट के होने से पहले, ठीक है, मतलब अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है, आप पहले से ही सोच रहे हो कि पता नहीं कितना उसमें हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका एक्स पोस्ट रिटर्न। इसमें देखो आपका इवेंट हैपन हो चुका है, उसके बाद फिर आप सारी चीज़ें चेक करके, ठीक है, कि अब यहाँ पे देखो इवेंट आपका हो चुका है तो आपको सारी चीज़ें पता है उसके बारे में, उसके बाद आप उसको एक एक चीज़ें अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद फिर अंदाज़ा लगाते हो कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है हमारी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग देखो क्या होती है, इसमें मतलब आपका फंड्स को इन्वेस्ट करते हो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ठीक है, कैपिटल एसेट्स भी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग देखो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और उनमें पैसा लगाना बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने सही से डिसीजन नहीं लिया तो, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी पूछते हैं कई बार। तो वो देखो सबसे फर्स्ट आपका इरिवर्सिबल डिसीजंस, जैसे कि मैंने भी बताया, कैपिटल बजटिंग में आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपने कोई फिक्स एसेट्स ले ली, लॉन्ग टर्म एसेट्स ले ली, ठीक है, तो उनका फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको उन्हें यूज़ करना है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, वो बहुत लंबी चलती हैं, तो यहाँ पे डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड होता है आपका रिक्वायर ह्यूज फंड्स। यहाँ पे देखो आपको बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कैपिटल एसेट्स बहुत महंगी आती हैं आपकी और फिक्सड एसेट्स होती हैं ये आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ह्यूज फंड्स चाहिए, तो इसलिए कैपिटल बजटिंग में आपका अच्छे से सोच समझ के आपको फंड्स लगाने होते हैं आपके एसेट्स में, ठीक है। थर्ड होता है आपका इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क। जैसे कि अब अगर ज़्यादा फंड्स लग रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप पैसा लगाते हो उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ता चला जाता है, ठीक है। फोर्थ होता है आपका हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, ठीक है, मतलब आपका लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि पता है आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, कैपिटल एसेट्स जो होती हैं, ठीक है, तो आपको लंबे समय तक उन एसेट्स को यूज़ करना है, लंबे समय तक के लिए आपको सोच के चलना है कि आपने जो भी पैसा लगाया है इन कैपिटल बजटिंग में वो सही से लगाया है कि नहीं, प्रॉपर पूरी तरीके से आपको अच्छे से डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल बजटिंग के इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो क्या होती है,
देखो जब शेयर होल्डर्स हैं जो आपके, ठीक है, या फिर जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, वो जब कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमें बदले में कुछ रिटर्न मिले, इसलिए तो वो कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, वरना कोई भी अपना पैसा क्यों लगाना चाहेगा किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो वो यही चाहते हैं कि हमें बदले में कुछ रिटर्न में मिले, ठीक है। तो फर्म को इतना पैसा तो एटलीस्ट कमाना ही होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा दे सके, ठीक है। वो जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतना रिटर्न उनको दे सके, ठीक है। तो उस उतने पैसे को कमाने को, उतने पैसे को अरेंज करने को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कि जितना पैसा एक शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है किसी भी फॉर्म से अपने शेयर्स के बदले में, ठीक है, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी देखो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आप अपनी जो कैपिटल रेज कर रहे हो अपनी फर्म में, मतलब जो कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है, वो आप किस तरीके से लगा रहे हो। आप इक्विटी का यूज़ कर रहे हो, डेट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, दोनों का एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। अगर आप पूरी इक्विटी यूज़ कर लेते हो तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पूरे डेप्थ में अपना कैपिटल लगाते हो तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो दोनों का एक मतलब एक्सपेक्टेड रेशियो आपको अच्छे से तैयार करना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का यही मतलब होता है कि आप कितना इक्विटी रखोगे, कितना डेट रखोगे, उसको डिसाइड करने को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स होते हैं, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर किसे माना जाएगा वो देखो। सबसे फर्स्ट होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर देखो आपका वही होता है जिसमें आपको कम से कम खर्चा हुआ हो, ठीक है, और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हाई हो। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही होगा जहाँ पे आपको जो फंड्स रेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट हो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। सेकेंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपको कैपिटल रेज करने में कम से कम एक्सपेंस हो, ठीक है, और आपको फर्म को जब भी फंडिंग की नीड हो, जब भी उनको पैसों की नीड हो, ठीक है, तब आप कैपिटल फिर से रेज कर सको, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। थर्ड होता है आपका सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में देखो अगर आप बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग को यूज़ कर लेते हो तो देखो यहाँ पे कंपनी सॉल्वेंसी में चली जाती है, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो आपकी जो डेट फाइनेंसिंग होती है उसको आपको एक लिमिट तक ही करनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में देखो आपको ज़्यादा डेट नहीं लेना है, ठीक है, आपको उतना ही डेट लेना है जितना आप रीपे कर पाओ, ठीक है। नहीं तो आपका देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, आपकी कंपनी के पास कैश नहीं रहेगा तो आप पेमेंट कैसे करोगे आगे, आपके क्रेडिटर्स भी होंगे, आपके शेयर होल्डर्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर एक में उसमें ये भी चेक करना होता है कि आप कंट्रोल कैसा है, ठीक है। अगर आप पूरा ही डेट से यूज़ कर रहे हो कैपिटल, ठीक है, तो वहाँ पर आपका कंट्रोल तो रहता है पूरा का पूरा आपका कैपिटल पे, क्योंकि देखो जो डेट होल्डर्स होते हैं आपके जो डेट से आप पैसा लेते हो उन लोगों के पास कंपनी का कंट्रोल नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सारा पैसा इक्विटी से ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे देखो सारा कंट्रोल आपका कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ही रहता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। कुछ लोग देखो अपना कंपनी पे कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग करते हैं, और कुछ लोगों को देखो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कंट्रोल शेयर करने में तो वो लोग इक्विटी से पैसा रेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी में देखो आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि देखो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट है आपका नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस का साइज पे डिपेंड करता है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उनको ऑपरेटिंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो वो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं, ठीक है। जो देखो स्मॉल कंपनीज होती हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं आपका, वहाँ पे फंड कम चाहिए होता है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि अपना बिजनेस टू बिजनेस कैसा बिजनेस है, बड़ा है छोटा है, ठीक है, किस टाइप का नेचर है बिजनेस का, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। सेकंड है आपका स्टेजेस ऑफ बिजनेसेस। देखो जब बिज़नेस की स्टार्टिंग बिल्कुल स्टेज होती है तो उस टाइम पे बिज़नेस में लोग पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि पता नहीं होता है ना आगे बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वहाँ पे देखो कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर सकती हैं क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज़ को इक्विटी शेयर्स इशू करने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस के स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आप किस तरीके से मैनेज करोगे। नेक्स्ट आता है आपका पीरियड ऑफ फंडिंग। आपको कितने टाइम के लिए फंड्स चाहिए, ठीक है, पीरियड ऑफ फंडिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर देखो आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए तो वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका मैनेजमेंट्स डिज़ायर फॉर कंट्रोल। मैनेजमेंट के ऊपर भी देखो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट बिजनेस पे कितना कंट्रोल रखना चाहता है, ठीक है। अगर वो इतना ज़्यादा
उस कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता है, इतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कंट्रोल से तो देखो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लेता है, डेट्स इशू कर लेता है, ठीक है, वहाँ से वो फंड्स रेज कर लेता है, तो उसका कंट्रोल कहीं भी नहीं जाता है, ठीक है। वहीं पे देखो क्योंकि आपके जो डेट होल्डर्स होते हैं, जो डेट आप लेते हो, उनके पास वोटिंग पावर्स नहीं होती हैं, कोई भी कंट्रोल उनका नहीं होता है कंपनी पे। तो यहाँ मैनेजमेंट का भी ओपिनियन होता है कि उनको अपना कंट्रोल लूज़ करना है कि नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी वो लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टैक्सेशन पे। टैक्सेशन में देखो टैक्सेशन भी देखो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका इक्विटी शेयर्स पे आप जो डिविडेंड देते हो, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को, वो टैक्स फ्री नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं आप देखो अगर डेट यूज़ कर रहे हो, आप डेट फाइनेंसिंग यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे देखो उसमें आपका टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंपनीज जो है अपना टैक्स बचाने के लिए डेट इशू करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेशन भी अफेक्ट करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो ये आपके सारे फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से भी देखो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्किंग कैपिटल आपकी देखो क्या होती है। वर्किंग कैपिटल आप लोगों को पता ही है कि आपकी जो करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, उनकी फाइनेंसिंग के लिए आपकी जो कैपिटल चाहिए होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द कंपनीज कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए, करंट एसेट्स के लिए जो आपको कैपिटल लगती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल कौन कौन सी टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट होता है आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आपकी देखो जो बिज़नेस में जितनी भी टोटल आपकी करंट एसेट्स होती हैं, या फिर आपने जो भी कोई पैसा अगर इन्वेस्ट कर रखा है करंट एसेट्स में, ठीक है, वो मतलब पूरा टोटल पैसा, वो आपका वो टोटल करंट एसेट्स, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और आपकी आती है नेक्स्ट नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में देखो आपकी जो मतलब टोटल आपकी जो करंट एसेट्स होती हैं उनमें से आपकी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को हटा के जो बचता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं। देखो फिक्स्ड आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है, आपको जो मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है देखो आपके करंट एसेट्स का, ठीक है, बिजनेस की जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के लिए, ठीक है, आपको एक मिनिमम बैंक बैलेंस चाहिए होता है, या फिर आपको मिनिमम जो भी करंट एसेट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, जो कि आपको परमानेंटली चाहिए, डेली वो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपकी वो होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में देखो आपका पीरियोडिकली या फिर सीजनल आपको देखो नीड पड़ती है कभी कभी वर्किंग कैपिटल के, ठीक है, पैसों की नीड पड़ जाती है आपको, एसेट्स की नीड पड़ती है, ठीक है, कभी कभी सीजन में, ठीक है, किसी किसी सीजन्स में, ठीक है, हमेशा नहीं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी में देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका नेचर ऑफ बिजनेस आपका किस टाइप का है वो भी अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को आपका, ठीक है, क्योंकि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन भी देखो अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि अगर आपका कंपटीशन हाई होगा, आपके आसपास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ आपका कंपटीशन हाई है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टॉक रखना पड़ेगा क्विक डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट आता है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन भी आपका देखो डायरेक्टली लिंक है वर्किंग कैपिटल से। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपका छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। आपकी आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा है, आपकी मार्केट कंडीशंस कैसी है, ठीक है। और ये जो आपकी लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है आपका उसको कम अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। आपका रॉ मटेरियल का सप्लाई भी देखो अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर देखो आपके पास रॉ मटेरियल की सप्लाई कंटिन्यूसली रहती है तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टॉक में लेते हो एक ही बार रॉ मटेरियल, वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो की ज़्यादा चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा मटेरियल यूज़ करे हो जो कि काफ़ी महंगा आता हो, या फिर कभी कभी रेयर मिलता हो, ठीक है, तो उस टाइप में भी आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आपकी बिज़नेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखो हाई है तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर आपकी बिज़नेस जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा लो है तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेशन पे भी देखो डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल।
अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। वहीं अगर आपको डिफ्लेशन देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट देखो क्या होता है, बेसिकली कैश को मैनेज करना। ठीक है, कितना कैश है आपके पास, कितना आपने कलेक्ट करा, उसको हैंडल करना, अच्छे से कंट्रोल करना। फर्म के पास अगर ज़्यादा कैश है तो उसको इन्वेस्ट करना अच्छे से। ठीक है, वो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कैश मैनेजमेंट बोलते हैं, कैश को एक तरीके से मैनेज करने को बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कि कैश मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, और कई बार आपसे पूछ लेगा कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, और आपसे जितने भी टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस पूछता है तो वहाँ पे देखो आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिख सकते हो कि इसका अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इंपॉर्टेंस निकलेगा। ठीक है, आपकी लाइफ पे उसका क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, या फिर वो आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। इसलिए मैंने किसी भी टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंस नहीं बताया, इंपॉर्टेंस आप खुद से बना के लिख सकते हो। और इसके अलावा देखो एक दो क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, आपको सारी चीज़ें याद ही होंगी, आप वो भी खुद से लिख सकते हो। इसलिए मैंने इस वीडियो में वो नहीं बताया है। सबसे फर्स्ट आपका देखो जो फंक्शन है कैश मैनेजमेंट का है वो एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल। कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल मैनेजर्स का देखो काम होता है पता करना। ठीक है, तभी तो आपके पास अगर सफिशिएंट कैश होगा तभी तो आप अपने कैपिटल को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, सेकंड आता है आपका अलोकेशन ऑफ फंड्स। ये भी देखो जो आपका कैश मैनेजर होता है उसका काम होता है कि जो भी फंड्स हैं उनको प्रॉपरली एलोकेट किया जाए। ठीक है, थर्ड होता है आपका कंट्रोल ओवर बिजनेस फंड्स। बिजनेस फंड्स को कंट्रोल करना भी कैश मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो कैश मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है आपका कैश के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है, अगर आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आ रही है बिजनेस में, ठीक है, उसको हैंडल करना। ठीक है, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी आपका कैश मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका इनिशिएट्स इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आपके बिजनेस के पास कैश ज़्यादा है, अभी एक्स्ट्रा फंड्स हैं आपके पास, तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना, ये भी आपका कैश मैनेजमेंट का काम होता है। ये सारा आपका कैश मैनेजमेंट के फंक्शंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी देखो आप लोगों को पता ही है इन्वेंट्री क्या होती है, आपकी 6 टाइप की इन्वेंट्री होती है। ठीक है, इन्वेंट्री वही आपकी रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है, आपका प्रोडक्ट या फिर जिसको आप आगे और फिनिश करके बेचते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री में आती हैं। अब आती है बात कि इन्वेंट्री को मतलब कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो देखो सबसे फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो अगर आपकी इकॉनमी स्टेबल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो देखो आपको इन्वेंट्री परचेज करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो देखो इन्वेंट्री मैनेज करना आसान हो जाता है, लेकिन वहीं अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट नहीं है तो वहाँ पर देखो आपके पास फाइनेंस कम हो सकता है इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए। ठीक है, इन्वेंट्री में फंड लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सप्लायर्स। सप्लायर्स भी देखो अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। अगर देखो आपको जो सप्लायर्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो देखो सप्लायर आपका अच्छा नहीं है, वो टाइम टू टाइम आपको नहीं सप्लाई कर रहा है चीज़ें, तो वहाँ पे देखो आपको शॉर्टेज मिल सकती है देखने को इन्वेंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लीड टाइम। लीड टाइम देखो होता है कि प्रोडक्ट जब ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने से लेके वो प्रोडक्ट फाइनली कब अराइव हो रहा है, कब पहुंचता है, उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग लीड टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, लीड टाइम होता है वो। और देखो जितना ज़्यादा आपका लीड टाइम होगा वो इन्वेंट्री को उतना ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ठीक है, और अगर लीड टाइम आपका कम होगा तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है इन्वेंट्री को। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट में देखो अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उनकी एक्सपायरी डेट्स जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेंट्री का स्टॉक रखना कोई मतलब प्रॉफिटेबल काम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है, लॉन्ग टर्म में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेंट्री का स्टॉक रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्योरी के। ठीक है, अच्छे से एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।